आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 20 में हमने देखना है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने यहाँ पर डिटेल में देखना है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये रिप्रोडक्शन क्या है और आपकी बुक रिप्रोडक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर रही है। तो देखें, सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज एन एबिलिटी ऑफ एन organism to produce new offspring of its own type. New offspring of its own type. तो रिप्रोडक्शन को कुछ इस तरीके से आपकी बुक जो है वो डिफाइन कर रही है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म ले लेता हूँ और वो ऑर्गेनिज्म है डक, एक ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या है? ये है डक। अब अगर ये डक है तो ये जब अंडे देती है, इस अंडे से जो है वो डकलिंग निकलेगा और फिर डकलिंग बड़ा होकर क्या बन जाएगा? इसी जैसी है डक बन जाएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये एबिलिटी जो है इस डक की, कि ये अपने ही जैसी जो है वो डक प्रोड्यूस कर रही है, तो इसकी जो एबिलिटी है ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी रिप्रोडक्शन। मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ऑन टाइप। अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, लाइफ के डिफरेंट, आपको पता है कि लाइफ के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन भी आ जाता है, ग्रोथ भी आ जाता है, रिप्रोडक्शन भी आ जाता है, न्यूट्रिशन भी आ जाते हैं। इस तरीके से बहुत से लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ के दूसरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे थोड़ी यूनिक है। आपकी बुक कह रही है कि रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ की दूसरे कैरेक्टरिस्टिक से यूनिक है। इसकी रीजन क्यों क्या है कि लाइफ क्यों दूसरे लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक से रिप्रोडक्शन क्यों डिफरेंट है? बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। यानी रिप्रोडक्शन जो है वो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जिस तरीके से एक डक है, अगर वो अंडे नहीं देगी तो वो मर नहीं जाएगी, अगर वो अंडे नहीं देगी तो वो मर नहीं जाएगी। अगर एक इंसान है, अगर उसके भी बच्चे, वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं होते, तो वो मर नहीं जाएगा। तो मतलब रिप्रोडक्शन दूसरी कैरेक्टरिस्टिक से क्यों यूनिक है? मिसाल के तौर पे रेस्पिरेशन भी आपकी लाइफ का एक कैरेक्टर है, लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म भी एक लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक है, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। तो नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल, अनलाइक अदर कैरेक्टरिस्टिक। इसकी वजह से अनलाइक अदर कैरेक्टरिस्टिक, जिस तरीके से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ के, उस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हाउएवर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, लेकिन स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त दुनिया की जितनी भी डक्स हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें तो डक की स्पीशीज दुनिया से खत्म हो जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल अगर जितने भी ह्यूमंस हैं दुनिया के अंदर, जितने भी ह्यूमंस हैं, अगर वो तमाम के तमाम ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करना छोड़ दें तो ह्यूमन की स्पीशीज दुनिया से खत्म हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल।
एक शख्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज, लेकिन उसकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, उसकी जनरेशन के सर्वाइवल के लिए क्या है, जरूरी है। चलिए अब हम लोगों ने बात करनी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन। या ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन, यहाँ पर मैन से मुराद दोनों आ जाएंगे, इसमें मेल भी आ जाएंगे और फीमेल भी आ जाएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैन और वुमेन दोनों का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आ जाएंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाकी जितने भी ह्यूमन के सिस्टम्स हैं, आपकी बुक कह रही है कि ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बाकी ह्यूमन के जितने भी सिस्टम है, मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इन तमाम सिस्टम से जो है वो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, यूनिक है। जैसे रिप्रोडक्शन यूनिक थी, बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ से रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट थी या यूनिक थी, इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ह्यूमन का है वो भी यूनिक है दूसरे सिस्टम से। किस तरीके से यूनिक है, इन टू रेस्पेक्ट्स, आपकी बुक कह रही है यूनिक इन टू रेस्पेक्ट्स। दो तरीके से ये यूनिक है। पहली तो बात यह है कि इट टर्न ऑन एट puberty by the action of sex hormone, while other body system are functional at birth or shortly thereafter. देखिए पहली बात तो ये हो गई कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों यूनिक है। आप हमारे बाकी तमाम जो सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये नॉर्मली क्या होता है कि आपकी बर्थ के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं, यानी आफ्टर बर्थ ही जो है आपके तमाम रिप्रोडक्टिव आपके तमाम सिस्टम जो होते हैं, बॉडी सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपका प्यूबर्टी पे, जब आप मेच्योर हो जाते हो तब काम करना शुरू कर देता है। मतलब ये पैदाइशी तौर पर काम नहीं करना शुरू करता कोई भी, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म आपने देखा है कि वो जब पैदा होते हैं तो उसी वक्त वो रिप्रोड्यूस करना शुरू नहीं करते। वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कब करते हैं, जब वो अपनी प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हैं, जब अपनी मेच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। और आपको पता है कि जब हम मेच्योर हो जाते हैं, एक 16 ईयर ऑफ एज या 12 या 13 ईयर ऑफ एज, ये जो एज होती है इनमें जब आप मेच्योर होते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर क्या है, हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं। और वो जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फंक्शनल कर देते हैं। यानी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है। आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल कब होता है, जब आप अपनी प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हो। बाकी जो दूसरे सिस्टम होते हैं वो ज्यादातर पैदाइश के साथ ही क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और दूसरा जो है वो दूसरी वजह जिसकी जिसकी वजह से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम दूसरे सिस्टम से जो है वो यूनिक है, अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी other organ system of body exhibit slight difference in male and female। अब अगर अपने दूसरे सिस्टम देखें तो उसमें मेल और फीमेल में कोई स्लाइट डिफरेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। मिसाल के तौर पे ये मैं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का ऑलमोस्ट सेम ही है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं तो मेल और फीमेल का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। नर्वस सिस्टम में भी कोई इतना फर्क नहीं है देखा जाए तो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी नहीं है। लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इट इज क्वाइट डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्वाइट डिफरेंट, while reproductive system is different, quite different in male and female. मेल एंड फीमेल मतलब अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल का एक जैसा नहीं होता, उसमें काफी जो है वो क्या होता है, फर्क होता है। और वैसे अगर आप देखें तो जो है वो दूसरे जो सिस्टम्स हैं वो मेल और फीमेल में ज्यादातर क्या होते हैं, मेल और फीमेल में ज्यादातर एक ही जैसे होते हैं। तो हमने यहाँ पर बात करी रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन को आपने डिफाइन कर लिया। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन टाइप, or you can say that how organism produce their own type. This process or this process of is called reproduction. इस process को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे reproduction। अब reproduction बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक से यूनिक क्यों है? क्योंकि reproduction इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, रिप्रोडक्शन जो है वो उसकी स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अनलाइक अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। फिर हमने बात कर ली कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसके दूसरे जो है वो ऑर्गन सिस्टम से डिफरेंट क्यों है। तो पहली बात तो ये हो गई कि वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आपके जो दूसरे बॉडी के सिस्टम है वो आपके जो है वो क्या कहना चाहिए कि जब आप पैदा होते हो उसके साथ ही जो है वो अपना काम करना शुरू ज्यादातर कर देते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस वक्त फंक्शनल होता है जब आप मेच्योर हो जाते हो, जब आप प्यूबर्टी पे पहुंचते हो, तो आपकी बॉडी से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, और सेक्स हार्मोन उनको क्या कर देते हैं, फंक्शनल कर देते हैं। और दूसरी बात ये थी कि आपका जो दूसरे बॉडी के सिस्टम्स हैं वो मेल और फीमेल में इतने ज्यादा उनमें फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखो तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मेल और फीमेल में क्वाइट क्या है, डिफरेंट है। आपको जैसे पता है मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल के अंदर जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजें अगर आप देखें, दूसरे ऑर्गन सिस्टम देख लें, आप किडनी देख लें, आप ह्यूमन के अंदर जो है वो लिवर देख लें, स्टमक देख लें, इन चीजों में आपको कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा मेल और फीमेल में। लेकिन ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर क्वाइट जो है वो आपको फर्क नजर आएगा, किसमें, आवाजा फर्क नजर आएगा मेल और फीमेल में। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही हमने इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करना है। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।